हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। आपका जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का, उसका हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। ठीक है। इस चैप्टर नंबर 6 का आपका जो चैप्टर का नाम है वो है मेडिकेशन अडेरेंस। कि मेडिकेशन अडेरेंस होता क्या है, इसमें सभी डिटेल्स जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको समझाने के बाद सभी वीडियो के जो भी आपकी पॉइंट है सिलेबस के, वो सभी कवर करने के बाद उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट में, आपके व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आने वाले हैं या ऑलरेडी किसी ईयर में आ चुके हैं, सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक ही वीडियो में, छोटा सा वीडियो है, एक ही वीडियो में सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है उसको समझेंगे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकेशन अडेरेंस होता क्या है। मेडिकेशन अडेरेंस होता क्या है, इसका अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो मोटा मोटा आपको बता दूं जो मेडिकेशन अडेरेंस क्या होता है। मेडिकेशन अडेरेंस का मतलब यही होता है कि अगर कोई फार्मासिस्ट है या कोई डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब कर दिया है, जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करने के लिए बोल दिया है, आप ये दवाई ले लीजिए और आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है। सभी इंस्ट्रक्शन बता दिए हैं। वो ये तय करता है कि जो भी हम दवाई दिए हैं वो अच्छी तरह से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर आपका मेडिकेशन अडेरेंस का मेन मतलब यही होता है कि डॉक्टर द्वारा बताए गए जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि हमें मेडिसिन को लेना है कैसे, उसके जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से फॉलो करना ही मेडिकेशन अडेरेंस है। ठीक है। उसमें आपका होना चाहिए गुड टाइम। ठीक है। आप अच्छे समय पे ले रहे हो, अच्छा व्हीकल यूज़ कर रहे हो, अच्छा गोड, अच्छा आपका डोज यूज़ कर रहे हो। ठीक है। आप डोज वही यूज़ कर रहे हो जो आपका अच्छे लगे। ठीक है। अच्छे का मतलब होता है जितना आपको प्रिस्क्राइब किया गया। ठीक है। गुड की बात किया जाए तो जितना प्रिस्क्राइब किया गया हो तो प्रॉपरली उतना ले रहे हो। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए कि जो भी टाइम ड्यूरेशन है, कि टाइम टाइम 4 घंटे बाद बोला है तो 4 4 घंटे बाद ही आपको मेडिसिन लेना है। ठीक है। इसी को बोलते हैं मेडिकेशन अडेरेंस, कि मेडिकेशन कितना फॉलो हो रहा है। ठीक है। मेडिकेशन अच्छे से फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं मेडिकेशन अडेरेंस। ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। मेडिकेशन अडेरेंस कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच ऑफ द पेशेंट बिहेवियर correspond with the prescribed medication dosing remain including time dosing and the interval of the medication intake। ठीक है। वो सभी इंफॉर्मेशन जो भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया हो या डॉक्टर बताया हो, जैसे हो गया आपका डोज की टाइमिंग कब लेनी है। ठीक है। उसमें टाइम होगी मेंशन हो गया, डोज कब लेना है, उसका इंटरवल क्या होना चाहिए, जो मेडिसिन है उसको कब लेना है, वो सभी को फॉलो करना ही आपका कहलाता है मेडिकेशन अडेरेंस। ठीक है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू डिटरमाइनिंग द थेराप्यूटिक आउटकम इन द क्रोनिक या कोमोrbid पेशेंट। ठीक है। कॉम्बिनेट पेशेंट का मतलब होता है कि जो नॉर्मली पेशेंट होते हैं, और क्रोनिक मतलब जो ज़्यादा देर से पेशेंट कोई डिसीज को सफ़र कर रहे हो। ठीक है। इट्स द इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं, थेराप्यूटिक जो इफेक्ट होता है। ठीक है। इसी से जो डॉक्टर लोग पता लगाते हैं कि हाँ ये जो हम ड्रग दे रहे हैं इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, अब आप खाए नहीं, अब बोल के फिर उसके घर पहुंच गए कि डॉक्टर साहब आपने जो बुखार की मैं पीसीएम दिया था वो तो फॉलो ही नहीं हुआ, अच्छे से ठीक ही नहीं हुआ बुखार। तो क्या समझेगा, डॉक्टर को पता चल जाता है कि हाँ हमने दवाई दी है और उसने खाया नहीं होगा, कुछ तो रीजन होगा जब भी तो फॉलो अच्छे से नहीं किया है, तभी तो हो सकता है इसका जो बुखार है उतरा नहीं है, या उसका जो भी डिजीज है उससे थोड़ी रिलीफ भी नहीं हो, को थोड़ा भी सिम्टम्स जो उसके हैं डिक्रीज नहीं हुए, ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो यही कंडीशन हो सकता है। तो मेडिसिन कितना फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो भी मेडिकेशन फॉर्मेशन है कितना फॉलो कर रहे हो, उसी को बोलते हैं मेडिकेशन अडेरेंस। और नॉन अडेरेंस की बात किया जाए तो नॉन अडेरेंस होता है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं डॉक्टर के द्वारा उसे फॉलो ना करना ही बोलते हैं नॉन अडेरेंस। ठीक है। नॉन अडेरेंस या नॉन कंप्लायंस, नॉन अडेरेंस को और नॉन कंप्लायंस भी बोलते हैं। इट इफ पेशेंट डज नॉट ओबे द इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन द मेडिकेशन एज डायरेक्टेड इज दैट इज कॉल्ड द नॉन अडेरेंस। इसका यही बोल रहा है कि जो नॉन अडेरेंस होता है या नॉन कंप्लायंस जो होता है, वो पेशेंट, कोई पेशेंट है जो फॉलो नहीं कर रहा है हो
इंस्ट्रक्शन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपको मेडिकेशन एडमिनिस्ट करने के लिए, ठीक है, आपको जो मेडिसिन लेने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं उसको फॉलो ना करना ही बोलते हैं नॉन अडेरेंस। अब ये कॉज की बात करें कि जो मेडिकेशन अडेरेंस होते हैं उसके कौन कौन से कॉजेस होते हैं, कि उसे कैसे हो सकता है कि नॉन अडेरेंस बढ़ जाता है। ये आपके सिलेबस में बता दो, मेंशन नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ। आप समझिए कि कैसे कैसे रीजन होते हैं, कौन कौन से रीजन्स होते हैं जो नॉन अडेरेंस को इंक्रीज कर देते हैं। इसमें मेजर दो रीजन होते हैं, एक प्राइमरी रीजन हो सकता है, ठीक है, पहला रीजन, दूसरा सेकेंडरी रीजन में हम इंक्लूड करेंगे। प्राइमरी रीजन क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन ही डिस्पेंस नहीं किया गया हो, ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है, ठीक है, फार्मासिस्ट डिस्पेंस नहीं किया हो, ठीक है, डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट अच्छे से प्रिस्क्राइब नहीं, डिस्पेंस नहीं किया हो, पहले गलती यहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहां पे पैरासीटामॉल उसमें लिखा है, ठीक है, और उसमें लिखा है पैरासीटामॉल, और डॉक्टर ने पीसीएम लिखा है, ठीक है, पैरासीटामॉल लिखा है, और फार्मासिस्ट अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, वो अच्छे से डिस्पेंस ही नहीं कर पाया, उसे पैराटॉल दे दिया, ठीक है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन जो होता है, प्रिस्क्रिप्शन ही अच्छे से डिस्पेंस नहीं किया गया हो, यहाँ से ही आपको कॉज कर लेता है मेडिकेशन अडेरेंस। दूसरा अगर बात किया जाए तो ये पेशेंट पे फॉलो अप करता है, सेकेंडरी जो होता है ये पेशेंट पे होता है, ठीक है। इसमें दो चांसेस होते हैं, एक होता है इंटेंशनल, एक होता है अनइंटेंशनल। अगर जानबूझ के, ठीक है, अगर जानबूझ के आप मेडिसिन फॉलो नहीं कर रहे हो, जानबूझ के मेडिसिन फॉलो नहीं कर रहे हो, उसे बोलते हैं इंटेंशनल, ठीक है। और नॉन इंटेंशनल या अनइंटेंशनल बोलते हैं कि अगर आप अनजाने में दवाई भूल जा रहे हो, या तो आपका दिमाग काम नहीं है, कोई मेंटल डिसऑर्डर्स है, ठीक है, आप फॉरगेट कर जा रहे हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अनइंटेंशनल नॉन अटेंशन के कॉजेस, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द नॉन अटेंडेंस, कौन कौन से फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करते हैं नॉन अटेंडेंस को। तो पहला अगर बात की जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द मैकारिस्ट एक्ट ऑल, ये एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, ठीक है, ये उन्होंने बताया था द पेशेंट और डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल और नॉट एजुकेटेड प्रॉपरली नॉन अडेरेंस अकर, कि जब तक फार्मासिस्ट, ठीक है, सॉरी, जब तक पेशेंट आपका हॉस्पिटल के अंदर है, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है, उसके टाइम टू टाइम दवा भी दिया जा रहा है, सब कुछ वहाँ पे फॉलो अप किया जा रहा था, ठीक है। बट अगर जिस दिन वो डिस्चार्ज होता है, अगर आप उसके बारे में बताओगे नहीं कि ये ड्रग कब लेनी है, कैसे लेनी है, अगर वहीं से बताते नहीं हो तो नॉन अडेरेंस के चांसेस वहाँ से बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट की बात किया जाए तो दूसरा क्या है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, यंगर एज, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसे आप कैसे समझा पाओगे, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। पेशेंट इज नॉट टेकिंग द डिजीज सीरियसली, या पेशेंट जो है वो अपनी बीमारी को सीरियसली ले ही नहीं रहा कि आपकी बीमारी क्रोनिक है या कैसा है, ज़्यादा खतरनाक है, नहीं रहा, वो हल्के में ले रहा है, ठीक है। लेक ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, लेक ऑफ सिम्टम्स की बात किया जाए कि जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं वो बहुत ही कम हो, ज़्यादा सिम्टम्स दिख नहीं रहे हो, पेशेंट सोचता है हाँ चलो मेरा ठीक हो गया, आप तो नहीं खा रहे हैं दवाई। यह हो सकता है मिस अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द मेडिकेशन, जो मेडिकेशन आपको प्रोवाइड किया उसमें कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया हो। पेशेंट फॉरगेट द टेक मेडिसिन, जो पेशेंट है वो मेडिसिन लेना ही भूल गया हो, जैसे ये अनइंटेंशनल का हो गया, ठीक है, कि जब भूल गया। एंड हैज भी मेंटल प्रॉब्लम, ही हैज मेंटल प्रॉब्लम, अगर किसी पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम्स है तो वो भूल सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो नॉन एडेंस से वहाँ पे बढ़ जाते हैं। और ड्रग रिलेटेड फैक्टर की अगर बात किया जाए तो कि ड्रग रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, टू मच एडवर्स इफेक्ट, पेशेंट फियर टू टेक दिस मेडिसिन, ठीक है। टू मच एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो ड्रग रिलेटेड फैक्टर होता है, ठीक है, कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, वो जो ड्रग ले रहा है उसका एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। या कॉस्ट ऑफ ड्रग, मेनी पुअर पेशेंट डू नॉट अफोर्ड द ड्रग, कि अगर पेशेंट जो है उसका पेशेंट का जो ड्रग है, ड्रग का प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। वो पेशेंट जो पुअर पेशेंट, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो गरीब पेशेंट होते हैं, उसे अच्छे से नहीं खरीद पाते हैं, सोचते हैं कि हम ज़्यादा ब्रांडेड मेडिसिन कैसे ले पाएंगे, तो वहाँ पे नॉन एडिक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या टू मच मेडिकेशन, मेडिसिन आपका बहुत ज़्यादा है तो उसमें लेने प्रॉब्लम्स हो सकती है, कौन कौन सा ले रहने दो, आज नहीं खा रहा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है अगर आप कोई दवाई है जो ओरली लेना है, ओरली तो आप खुद ले सकते हो, बट ऐसी दवाई जो आपको ओरल के थ्रू नहीं इंजेक्ट के थ्रू लेना है, आप वेट करते हो कि कोई चलो आएगा तो ये इंजेक्शन लगाएगा। इंजेक्शन तो हर कोई अपने हाथ से तो नहीं लगा सकता, इंजेक्शन तो कोई एक्सपर्ट होगा जो इंजेक्शन लगाता होगा, उसी के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। आपको लेके आए, ठीक है, आप हॉस्पिटल में भर्ती थे, हॉस्पिटल से आपको दे दिया गया कि आप जाके घर पे इंजेक्शन किसी से लगवा लेना, आप बोले ठीक है,
अब आपको कोई चाचा का लड़का जो हॉस्पिटल में काम करता है उसके भरोसे आप लेके आए, बट वो एक दिन घर पे आया नहीं, हॉस्पिटल में नहीं रहा, तो आप बोल जाते हैं रहने दो, चलो कल दोनों वाला साथ में लगवा लूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की अडेरेंस को कम कर देता है और नॉन अडेरेंस बढ़ जाता है। ठीक है। फोर्थ वन है आपका थेरेपी रिलेटेड फैक्टर्स। अब थेरेपी रिलेटेड फैक्टर्स क्या हो सकता है? एक्सटेंड मेडिकेशन और नॉट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिस्क्राइब। ठीक है। अब थेरेपी रिलेटेड फैक्टर की अगर बात की जाए कि थेरेपी में कौन कौन सी गलती हो सकती है? ठीक है। एक्सटेंड जो मेडिसिन है और नॉट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिस्क्राइब, जो मेडिसिन ही अच्छे से प्रिस्क्राइब नहीं किया गया हो तो नॉन एडहेरेंस बढ़ जाएगा। हॉस्पिटल में था तो हमने दे दिया, उसे प्रिस्क्राइब भी नहीं किया खाने के लिए, तो नॉन एडहेरेंस बढ़ जाता है। एजुकेशन रिलेटेड फैक्टर्स की एजुकेशन रिलेटेड फैक्टर कैसे हो सकते हैं? द फैक्टर ऑफ मेडिकेशन नॉन अडेरेंस इंक्लूड लोअर एजुकेशन लेवल एंड लो हेल्थ एजुकेशन लेवल। ठीक है। अगर जो फैक्टर्स है, ठीक है, इसमें कौन कौन से है? फैक्टर ऑफ मेडिसिन और नॉन अडेरेंस इंक्लूड द लोअर एजुकेशन। अगर कोई हो सकता है बहुत ही कम पढ़ा लिखा हो, ठीक है, उसे पता ही नहीं हो, आप जैसे पिक्टोग्राम यूज करते हो ना, दिन में 2 बार खाना या दिन में 3 बार खाना, ये सब डॉक्टर लिखते हैं या कोई पिक्टोग्राम बना के देते हैं। ठीक है। बट अगर कोई पेशेंट है ज़्यादा पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसे समझ में नहीं आता है, वो कोई भी ड्रग कभी भी ले सकता है या नहीं लेता है तो भूल जाता है। इसमें ये होता है एजुकेशन रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। बट साथ साथ लेवल एंड लो हेल्थ एजुकेशन लेवल हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बस मेडिकेशन की नॉलेज के बारे में उसको पता ही नहीं है। ठीक है। जो एजुकेशन है उसके हेल्थ एजुकेशन के बारे में पता नहीं है, उसमें थोड़ा बढ़ जाते हैं चांसेस नॉन अडेरेंस के। अब कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें फॉलो करना है रोकथाम करने के लिए नॉन अडेरेंस को? क्या फॉलो करें कि आपकी जो नॉन अडेरेंस है इसको हम रोक सकें? So many of studies explain the most factors of non-adherence of the patient oriented related to although consider following strategy overcome the non-adherence। कौन कौन से हमें नॉन अडेरेंस के कौन कौन से स्ट्रेटेजीज हमें फॉलो करने चाहिए ओवरकम मतलब रोकथाम करने के लिए? सबसे पहले इट इंक्लूड एजुकेटिंग द हेल्थ केयर वर्कर। सबसे पहले हम पेशेंट को नहीं, फार्मासिस्ट को, जो भी आपका फार्मासिस्ट है या जो भी नर्स है या जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको हम एजुकेट करेंगे। दे शुड बी thought दे शुड बी टाइप द कम्युनिकेशन स्किल एंड काउंसलिंग पॉइंट प्रॉपरली, ताकि वो जो भी कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, वो अपना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सके, अपने काउंसलिंग पॉइंट्स है उसको प्रॉपरली वो यूज कर पाए। इट स्टॉक ऑफ नॉट सफिशिएंट दे शुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है। अगर स्टाफ फार्मासिस्ट ही हॉस्पिटल में कम है तो हम उसमें फार्मासिस्ट की इंक्रीज वैकेंसी अगर बढ़ाएंगे और फार्मासिस्ट की भर्ती लेंगे और ताकि अच्छे से हम प्रोवाइड कर पाए। ठीक है। चीप एंड बेस्ट मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब, कि सस्ती और अच्छी दवाई, ठीक है, सस्ती और अच्छी दवाई हम प्रिस्क्राइब करें ताकि हर एक पेशेंट अपना ले सके। पेशेंट शुड बी काउंसल्ड प्रॉपरली। ठीक है। जो पेशेंट है उसे अच्छे से काउंसलिंग किया जाना चाहिए। काउंसलिंग शुड बी ओरली एंड इन रिटर्न फॉर्म ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग कर रहे हो उसे सिर्फ बता दिया, ठीक है, आप पेशेंट को बताते हो कि आप ये वाला दिन में 2 बार खाना, दिन में 3 बार खाना। ठीक है। उसके बाद भी देखोगे फार्मासिस्ट या जो भी डॉक्टर होता है वो दवाई पे ऐसे गोला गोला बता देता है, ठीक है, लिख देता है ब्लैक पर से, जो भी रेड पेन होता है वो बता देता है, हाँ, इसे आपको सुबह शाम लेना है, दोपहर में लेना है, इसको आपको सुबह शाम लेना है, वो मेंशन भी कर देता है। ठीक है। बताने के बाद भी पिक्टोग्राम शुड बी यूज। पिक्टोग्राम आप यूज करोगे, कोई पेशेंट अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो उसे बताओगे। पिक्टोग्राम मतलब जो भी इमेजेस है, ठीक है, देखो इसमें जो ये लड़का छपा है ये इसे सुबह लेना है, इसमें जो ये कोई इमोजी छपा है इसको शाम लेना है, शाम को लेना। पिक्टोग्राम मतलब जो कोई इमेज के थ्रू आप उसे समझाएं। फीडबैक क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। आप उस पेशेंट से फीडबैक लोगे, जो भी उसके कोई डाउट्स हैं, आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, आपको पेशेंट से पूछोगे आपको क्या समझ में आया क्या क्या नहीं आया, तो उससे फीडबैक लोगे, फिर उसके क्लियर करोगे, पेशेंट के जो भी डाउट्स है उसको आप क्लियर करोगे। लिसनिंग ऑफ द पेशेंट विद पेशेंस। ठीक है। पेशेंट जो बोल रहा है विद पेशेंस के साथ आपको सुनना है, ऐसा नहीं है हाँ क्रोडली एकदम सुन रहे हो, बिल्कुल पेशेंस रखो कि पेशेंट जो भी बोल रहा है अपनी मर्जी से आप उसको ध्यान से पहले सुनोगे, पेशेंट के दिमाग में क्या चल रही है, पेशेंट कितना समझा नहीं समझा। सिंपल एंड इजी लैंग्वेज शुड बी यूज। आप देसी सिंपल ही लैंग्वेज यूज करोगे, ठीक है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर पेशेंट समझ आ रहा है, आप पेशेंट को लोकल लैंग्वेज में ही समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, रट्टू मार हो गए हो, ठीक है, तो आप पूरा इंग्लिश इंग्लिश बात कर रहे हो। ठीक है। जिसमें पेशेंट को इजी लगे, ठीक है, जिस लैंग्वेज में पेशेंट को इजी लगे कि उसमें समझ में आ रहा है, उसी लैंग्वेज में पेशेंट को आप काउंसलिंग करना, उसी लैंग्वेज में आप उसको बताओगे। ठीक है।
काउंसलर शुड बी अवॉइडेड एंजर, ठीक है, काउंसलर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो भी काउंसलिंग करते हो, ठीक है, तो काउंसलिंग के दौरान ड्यूरिंग द काउंसलिंग आप कभी भी एंग्री गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से में नहीं बताना चाहिए चल जा खा लेना कुछ भी कर लेना एक्स वाई जेड, ठीक है, तो गुस्सा उस कंडीशन में आपको नहीं करना चाहिए। ये सभी स्ट्रेटेजीज को हमें फॉलो करना है, तो हम नॉन अडेरेंस को कम कर सकते हैं और अडेरेंस मेडिकेशन अडेरेंस को इंक्रीज कर लेंगे। अब इस जितने भी ये चैप्टर्स के आपके पॉइंट थे सभी पॉइंट को हमने कवर किया है। अब इस क्वेश्चन से कितने इस सभी पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अब इसके एक्सरसाइज करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपका 1 मार्क्स का आता है उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन मेडिकेशन अडेयरेंस, इसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, मेडिकेशन अडेयरेंस क्या होता है, व्हाट इज अडेयरेंस इंपॉर्टेंट, ठीक है, अडेयरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों नेसेसरी है, क्या जरूरी है, ठीक है, तो इसके हम प्रॉफिट लिखेंगे, बेनिफिट जो था। एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ द मेडिकेशन एंड नॉन अडेयरेंस, ठीक है, कि नॉन अडेयरेंस जो मेडिकेशन नॉन अडेयरेंस है उसकी कैटेगरीज हम लिखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन उस कैटेगरी में नॉन अडेयरेंस बढ़ जाता है। राइट अबाउट इंटेंशनल मेडिकेशन नॉन अडेयरेंस, ठीक है, अब देखो यहाँ पूछ रहे इंटेंशनल मेडिकेशन, आपके सिलेबस में जो कि नहीं है, आपके सिलेबस में कॉजेस नहीं पूछा है, इंटेंशनल मेडिकेशन अडेयरेंस क्या होता है उसके बारे में आपको मेंशन करना है। एनलिस्ट द मेथड ऑफ डिटेक्ट मेडिकेशन एंड नॉन अडेयरेंस, ठीक है, मेडिकेशन मेथड लिखेंगे, ठीक है, डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, जो मेडिकेशन नॉन अडेयरेंस के मेथड्स है उसको हम लिखेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो मतलब सिर्फ नाम ही लिखने हैं। लिस्ट ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन अडेयरेंस के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसको भी आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है, मतलब लिखना है। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात किया जाए, अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात की जाए, ये आपके 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसमें क्या उनके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द मेडिकेशन अडेयरेंस, मेडिकेशन अडेयरेंस क्या होता है इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। डिस्कस और डिटेल्स नॉन डिस्कस एंड डिटेल नोट ऑन द कैटेगराइज ऑफ द मेडिकेशन अडेयरेंस, ठीक है, मेडिकेशन अडेयरेंस क्या होता है उसको कैटेगराइज करिए, और एक नॉर्मल से 3 मार्क्स में लिखना है, तो एक पेज का आपको सिर्फ लिखना है, मैक्सिमम एक पेज में ही लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा नहीं, देखिए अगर क्वेश्चन थोड़ा मार्क्स से ज्यादा पूछा है और पॉइंट में कम है तो वही पॉइंट आप लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आपको 3 मार्क्स में दे दिया तो पूरा पेज भरना है, ठीक है, पूछ रहे मेडिकेशन अटेंडेंस क्या होता है तो भरते चले जा रहे हो, पॉइंट घर की कहानियां लिखे जा रहे हो, ठीक है, डॉक्टर कहानियां लिखे जा रहे हो, जो मेन पॉइंट है सिर्फ वही आपको लिखना है, ऐसा नहीं है हिस्ट्री के नहीं लिख रहे हो आप कि पूरा पेज भरोगे तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लेन द डिटरमिनर्स ऑफ द मेडिकेशन अडेयरेंस, मेडिकेशन अडेयरेंस के कौन कौन से डिटरमिनर्स है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिटेक्टेड मेडिकेशन एंड नॉन अडेयरेंस क्या होता है, ठीक है, मेडिकेशन अडेयरेंस को जो डिटेक्ट करते हैं उसके सभी इलुस्ट्रेट करने हैं, मतलब उसके बारे में लिखना है, ठीक है। डिस्क्राइब द पेशेंट एजुकेशन स्ट्रेटजीज दैट हेल्प द इम्प्रूव मेडिकेशन अडेयरेंस, ठीक है, जो पेशेंट के एजुकेशन स्टेजेस को हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे कि जो मेडिकेशन अडेयरेंस है वो इम्प्रूव हो पाए, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अब बात आती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। उसमें कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपका जैसे है डिफाइन मेडिकेशन अडेयरेंस रेट इट्स इम्पोर्टेंस, मेडिकेशन अडेयरेंस क्यों इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसका थेरेपेटिक्स की आउटकम जो हमने बात किए थे कि उसकी आउटकम में हमें वही से पता चलती है, अगर मेडिकेशन अडेयरेंस हम फॉलो नहीं करेंगे चेक नहीं करेंगे तो उसकी जो थेरेपेटिक इफेक्टिविटी है हमें पता नहीं चलेगा। क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ मेडिकेशन अडेयरेंस, टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं, इंटेंशनल होते हैं अनइंटेंशनल होते हैं, ठीक है, ये सभी आपको जो टॉपिक्स वहाँ मेंशन था वो सभी आपके बारे में उसमें लिखना है। डिस्कस डिटरमिनर्स ऑफ द मेडिकेशन एड्रेस, ठीक है, ये भी सेम पॉइंट है, अभी शॉर्ट में भी था, ठीक है, अगर नंबर पूछा है तो थोड़ा मुश्किल ब्रीफली लिखेंगे, थोड़ा डिप में जाके लिख देंगे। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिटेक्टेड मेडिकेशन और नॉन अडेरेंस, ठीक है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिटेक्ट, कौन कौन सा मेथड फॉलो करेंगे कि जो मेडिकेशन अडेरेंस मेडिकेशन नॉन अडेरेंस को डिटेक्ट करता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो मतलब 2 से 3 पेज आपको लिखना है उसके बारे में। आउटलाइन द पेशेंट एजुकेशन स्ट्रेटजीज कैन द हेल्प द इम्प्रूव मेडिकेशन अडेरेंस, कि जो पेशेंट का एजुकेशन स्ट्रेटजीज है उसके बारे में आपको लिखना है कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं मेडिकेशन अडेरेंस को, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके जितने चैप्टर्स थे, ठीक है, आपके ये पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सभी क्वेश्चंस के हमने यहाँ पे मेंशन किया है, तो सभी क्वेश्चंस के आप एक बार ध्यान से वीडियो को लेक्चर देखिए और उसके बाद जितने भी आप क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं उसके आंसर खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। आप 50
आप 65 टू 70 मार्क्स अच्छे से गेन कर लेते हैं इस चैप्टर से। अगर जितना भी 80 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सपोज इसी चैप्टर से अगर 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पूरा वीडियो प्रॉपरली अच्छे से देखे हैं, ठीक है, उसके जितने भी क्वेश्चन यहाँ से हैं, फिर उसका आप खुद से अच्छे से पढ़ के लिख के आएंगे, तो आपको 65 टू 70 मार्क्स यहाँ से इजिली मिल जाएंगे आराम से। तो थैंक यू सो मच। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। कम से कम आप 10 सब्सक्राइबर तो करवा ही सकते हैं, ठीक है, तो जितने भी फ्रेंड्स हो आपको, ठीक है, कम से कम 10 सब्सक्राइबर उनसे बोल दीजिए कि कम से कम आप 10 सब्सक्राइब हमारे करिए, ठीक है, जिससे आप बहुत ही जल्दी हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाएगी। हम अपना एक नया स्टूडियो आप बनाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज आपको बताएंगे फार्मेसी कितना ईजी है, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।